ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब भारत में इंडिया बसता था। वो इंडियंस जिनकी जड़ें नवाबी खानदान से जुड़े हुए थे और इतना सारा पैसा होता था कि उस दौर की अंग्रेज़ी हुकूमत भी उनके सामने सर झुकाती थी। बेशक बहुत ही कम इंडियंस ने भारत और भारतीयों की ज़िंदगी बदलने के लिए महान कार्य किए। उनमें से एक थी ज़ोहरा सहगल। 102 साल तक जिंदा रहने वाली ज़ोहरा सहगल भारत के सिनेमा जगत से भी 1 साल बड़ी थी। उनका बेबाक अंदाज और हाजिर जवाबी स्वभाव का अंदाज लगाया जाए तो उनके द्वारा कही हुई ये बात सुनिए। मेरा बुर्का सिल्क का बना था, मैंने उसे काट कर पेटीकोट बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने जीवन में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया तो तुरंत जवाब आया, सेक्स, सेक्स और काफ़ी सारा सेक्स। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमर और सेक्स बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी सेक्स की इच्छा होती है। ज़िंदगी की सारी जंजीरें तोड़ने के बाद जो आज़ादी मिलती है उसका पूरा इस्तेमाल करने वाली ज़ोहरा सहगल का इस प्रकार का जवाब सुनकर यकीन नहीं होता कि उन्होंने 2013 में ऐसा कहा था जब उनकी आयु 101 साल की थी। ज़ोहरा सहगल का असली नाम साहिबजादी ज़ोहरा मुमताज़ उल्ला खान बेगम था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 27 अप्रैल 1912 को हुआ था। उनके पिताजी मुमताज़ उल्ला खान और माताजी नाटिका रामपुर और नजीबाबाद जैसे प्रिंसली स्टेट से ताल्लुक़ रखते थे। ज़ोहरा के पूर्वज असलियत में यहूदी ही थे। बहुत पहले यानी आज से 600 साल पहले उनके यहूदी पूर्वज अफ़गानिस्तान में रहते थे। जब उनके ख़ानदान के लोग मदीना गए तो वहाँ इस्लाम कबूल किया। उसके 150 साल बाद वे अफ़गानिस्तान से निकलकर आज के उत्तर प्रदेश के रोह नामक इलाके में आ गए। वहाँ उन्होंने उस वक्त के बादशाहों के लिए काम किया और उसी इलाके को रोहिलखंड में तब्दील कर लिया। ज़ोहरा सहगल के ख़ानदान में नजीब उद्दौला नामक एक नवाब भी था जिसने तीसरे पानीपत के युद्ध में दुश्मन पक्ष का साथ देकर लाखों मराठों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसके 10 साल बाद मराठी सेनानी महाजदी शिंदे ने रोहिलाखंड पर चढ़ाई करते हुए नजीब उद्दौला की कब्र तोड़कर हड्डियां बाहर फेंक दी। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ नजीब उद्दौला ने एक तरफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कुछ लोगों के लिए रोहिलखंड के नवाब महान हो सकते हैं। बाद के दिनों में मतलब अंग्रेजी सत्ता स्थापित होते होते चाहे मराठे हो या राजपूत या फिर मुस्लिम नवाब, सभी के सभी अंग्रेज़ों के खानदानी चाटुकार बन गए। इस चाटुकारिता के बदले में उन्हें बहुत सारा धन मिलता था और इस तरह भारत में ही एक अलग सा इंडिया बसने लगा। इसी तरह के नवाबी खानदान में ज़ोहरा सहगल का जन्म हुआ। ज़ोहरा सहगल बचपन से ही हाजिर जवाबी थी। उनका बर्ताव लड़कियों जैसा कम और लड़कों जैसा ज़्यादा था। वो जब कुछ ही साल की थी तब माताजी इस दुनिया से गुजर गईं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पति को नसीहत दी थी कि उनकी सारी बेटियां पढ़नी चाहिए। आपको बता दूं कि ज़ोहरा 7 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की संतान थी। उनके भाई बहनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, ज़कुला, हज़रा, इकरामुल्ला, उज़रा, अमीना और सबरा। इनमें से उज़रा अपने पति हमीद भट्ट के साथ 60 के दशक में पाकिस्तान बस गई थी। वो भी जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट हुआ करती थी। माताजी की मौत के बाद तो मुमताज़ उल्ला खान ने बेटियों को पढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए। उन दिनों लाहौर का क्वीन मैरी स्कूल पूरे भारत का एकमात्र स्कूल था जिसका निर्माण बच्चों की पढ़ाई के लिए हुआ था और वहाँ सिर्फ राजाओं और नवाबों के बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में ज़ोहरा अव्वल क्रमांक की स्टूडेंट बन गई और अंग्रेज टीचर्स भी ज़ोहरा की तारीफ करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि ज़ोहरा के पिताजी ज़ोहरा की शादी करना चाहते हैं और 10वीं के बाद तुरंत ही उनकी शादी लगाई जाएगी। इस बात से अंग्रेज शिक्षक चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि जिस दिन ज़ोहरा स्कूल के बाहर निकलेगी उस दिन से उसका पढ़ाई से नाता टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ज़ोहरा को 10वीं में 3 बार ना पास किया। जब पिता को ये बात समझ आई तो उन्होंने शादी की जिद छोड़ दी। तो इस तरह 15वीं उम्र में ज़ोहरा स्कूल से बाहर निकली और पायलट बनने की तैयारी करने लगी। लेकिन पिता को लगा कि पायलट का काम बहुत जोखिम से भरा होता है, इसलिए वो अपनी बेटी को पायलट बनाने से रोकने लगे। फिर एक दिन इंग्लैंड में रहने वाले मामा ने उनके दिमाग में एक्टिंग सीखने का बीज बो दिया। पिताजी को भी इस काम में कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही बेटी को लंदन भेज दिया, जहाज़ से नहीं बल्कि अपनी कार से। जी हाँ, ज़ोहरा सहगल भारत से इंग्लैंड कार से सफ़र करते हुए पहुंची। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो लोग कितने रईस थे।
इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन्होंने एक्टिंग तो सीख ली, पर अचानक उन्हें डांस सीखने की भी इच्छा होने लगी। इसलिए उन्होंने जर्मनी में जाकर बैले डांस सीखा। इसे सीखने के लिए उन्होंने जर्मन बोलना भी सीख लिया था। इस डांस को सीखते वक्त उनकी पहचान उदय शंकर से हुई। जर्मनी में इन्होंने एक बार शिव पार्वती की भूमिका में बैले डांस किया था। इसे देखकर ज़ोहरा बहुत अधिक प्रभावित हो गई और उन्हें भारत की नृत्य शैली सीखने की भी इच्छा होने लगी। ज़ोहरा का डांस के प्रति लगन देखकर उदय शंकर ने उनसे वादा किया कि भारत पहुंचकर वो उन्हें काम दिलाएंगे। जर्मनी का वाक़या खत्म होने के बाद ज़ोहरा भारत लौट आई और 2 साल तक उदय शंकर के जवाब का इंतज़ार करने लगी। आखिरकार 1935 में उदय शंकर ने उन्हें खत भेजकर उनके साथ जापान आने का न्योता दिया। तो इस तरह से उदय शंकर के रूप में ज़ोहरा को पहले गुरु मिल गए। इनके साथ उन्होंने अगले कई दशकों तक दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर परफॉर्मेंस दिए। 1940 के दौरान ज़ोहरा ने उदय शंकर की अल्मोड़ा स्थित कल्चरल सेंटर में पढ़ाना शुरू किया, तो उनकी पहचान कामेश्वर सहगल से हुई। अपने से 8 साल छोटे कामेश्वर में ज़ोहरा को अपना भावी पति दिखा, लेकिन इस रिश्ते के बीच बहुत सारे लोग आए, लेकिन सभी बाधाओं को तोड़कर उन दोनों ने प्रेम विवाह किया। शादी के बाद उस स्कूल में दोनों मिलकर डांस सिखाने लगे। उसके बाद वे दोनों लाहौर बस गए और वहाँ भी डांस स्कूल खोला। उनके जीवन में सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन एक दिन धार्मिक दंगे भड़कने लगे और 1 साल की बेटी किरण को लेकर वे दोनों मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद तो ज़ोहरा की किस्मत बदल गई। पृथ्वी थिएटर में उन्हें बतौर एक्ट्रेस काम मिल गया और यहाँ भी ज़ोहरा अलग अलग प्रकार के नाटक बिठाने लगी। उन दिनों थिएटर में काम करने वालों ने इप्टा नामक एसोसिएशन बना लिया था। इसी में उस दौर के सभी महान थिएटर के कलाकार शामिल थे। उनके साथ रहकर ज़ोहरा सहगल को एक्टिंग की बारीकियां समझ आ गईं। इप्टा के कारण ही उन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म धरती के लाल मिली। इसके 1 साल बाद रिलीज हुई फिल्म नीचा नगर ने देश दुनिया में खूब सारे अवार्ड्स जीते। इसी के बदौलत ज़ोहरा रातों रात स्टार भी बन गई। उन्होंने मुंबई में अपना खुद का घर कभी बनाया नहीं। बाजी और आवारा जैसी फिल्मों का कोरियोग्राफ करने के बाद भी वो भाड़े के घर में रहती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी शहर में ज़्यादा साल गुजारे नहीं। मुंबई में भी उनके दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन 1959 में पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुंबई में खुद को अकेला देखा, इसलिए वो दिल्ली आ गई और 1962 में दोबारा इंग्लैंड चली गई। ऐसा भी कहा जाता है कि इंग्लैंड उनकी आखिरी मंजिल थी। अपने जीवन के कई सारे साल उन्होंने विदेश में बिताए, लेकिन भारत की परंपरा को छोड़ना उन्हें कभी मंजूर नहीं था। बीबीसी और बाकी कंपनीज के साथ उन्होंने काम करना जारी रखा। 90 के दौर में ज़ोहरा भारत दोबारा तो आ गई, लेकिन इस बार वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने विदेश में रहकर ना जाने कितने सारे ड्रामा, फिल्में और टीवी सीरीज़ किए थे और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 90 के दशक में उन्होंने अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू की और बिग बैनर वाली फिल्मों में दादी का किरदार निभाने लगी। खैर, आपको तो उनकी फिल्मों के नाम पता ही होंगे, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि संजय भंसाली की सावरिया उनकी आखिरी फिल्म थी। क्या आपको पता है कि सावरिया फिल्म में और एक विंटेज हीरोइन थी? उस बिंदास और बोल्ड अभिनेत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत सरकार ने भी ढेर सारे अवार्ड्स देकर उनका सम्मान किया था। संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित कलाकार बहुत कम हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ोहरा भारत की धरोहर थी और जब 102वें उम्र में उनका निधन हुआ तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रद्धांजलि दी। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनका दहन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हो और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद कोई शोक जताए। उनकी अस्थियां घर लेकर आने को भी उन्होंने मना किया था और सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने ये बोली थी कि अगर शमशान घाट वाले अस्थियां लेकर जाने को कहें तो उसे टॉयलेट में बहा देना। वीडियो के अंत में हम उन्हीं की कही हुई बात बताना चाहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं खुद को मौत के लिए तैयार कर रही हूँ। जब मैं सोने जाती हूँ तो मुस्कुराती हूँ ताकि अगर मेरी मौत हो तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो।